ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की। पीस डील के बीच बढ़ते हुए टेंशन की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आज कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत होगी। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने खुद इस बैठक का अनुरोध किया था। ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ दोहा के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई राजनीतिक बातचीत तय नहीं है। ईरान केवल एक एक्सपर्ट प्रतिनिधिमंडल दोहा भेजेगा जो एमओयू को आगे बढ़ाने और कतर में फंसी हुई ईरानी संपत्तियों को जारी करने जैसे मुद्दों पर काम करेगा। तो कतर में मीटिंग और ये जो डेलीगेशन, इसके बीच में ईरानी विदेश मंत्रालय ने ही अगर ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है तो ऐसी किसी भी मीटिंग की वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या रह जाती है? कोई मतलब नहीं है। देखिए, 3 दिन की लड़ाई चली। पहले तो 3 दिन इन दोनों ने खूब एक दूसरे के ऊपर हमले किए, मिसाइल्स दागे, ड्रोन से हमले किए। ईरान ने बहरीन और कुवैत में हमला किया, अमेरिका ने ईरान के 10 सैनिक ठिकानों को अटैक किया। ये सब लड़ाई चलती रही। उसके बाद अचानक सडनली इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब फिर बात करते हैं, लड़ाई रोक देते हैं। तो लड़ाई रोक दी गई। बातचीत जिनेवा में होनी थी, पहली बातचीत जहां हुई है, और 80 मिनट 82 मिनट की बातचीत हुई थी। और उस दिन भी बड़ी बदमजगी हुई थी। उसी दिन ट्रंप ने एक धमकी दे दी थी, तो बातचीत बीच में छोड़ करके वो लोग आ गए थे कि हम लोग आंतरिक बातचीत करेंगे। उसी बातचीत को आगे बढ़ाना था और जिनेवा में ही बातचीत होनी थी। उस समय तो जेडी वेंस मौजूद थे खुद ही जिनेवा में। ये हुआ आनंद फानन में कि 3 दिन की लड़ाई के बाद मैसेज ठीक नहीं जा रहा है और फिर तेल की कीमतें प्रभावित होंगी, होर्मुज में फिर ये समस्या आ रही है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कतर में। तो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग कतर में बात कर लेते हैं, तकनीकी पहलुओं पर जो बातें हैं आगे बढ़ाते हैं उसको। कल बड़ा कैटेगरिकली जो आपने कहा ना, विदेश मंत्रालय के उप विदेश मंत्री हैं अजीम गरीबाबादी, उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं होने जा रही है, इस हफ्ते हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो हमारा $6 अरब का जो फंसा हुआ है, 52,000 करोड़ रुपए का जो हमारा फ्रीज किया हुआ है, पहले उसको खोलिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये उन्होंने शर्त रख दी। अब ये तकनीकी बात होनी है। एमओयू में 60 दिन के युद्ध विराम के समय जिस एमओयू पर दस्तखत किया है पेजेस्कियान ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने, उस बातचीत को आगे बढ़ाना है। अमेरिका का, ईरान का कहना है कि आप कोर इशू छोड़ दे रहे हैं, आप परमाणु मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमारी संपत्ति फ्रीज करने की जो खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर लगी पाबंदियों को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट होर्मुज की बात करके और खोल दें, उसके बाद हमारे हाथ में क्या लेवरेज रह जाएगा। तो इसलिए ईरान बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन स्टीव विटकॉफ तो दोहा के लिए रवाना हो गए। नहीं, देखिए, वैसे भी टेक्निकल वार्ता जारी थी और ईरान का इसमें पक्ष सही है कि ये पहले से तय था। स्टीव विटकॉफ इसलिए भी जा रहे हैं कि वो चाह नहीं रहे कि ये वार्ता किसी तरीके से खत्म हो। लेकिन एक बात देख लीजिए, हमले हुए अमेरिका की तरफ से, पहले ईरान पे लगा के आरोप हॉर्मुज में उसने किया, फिर अमेरिका ने, फिर उसने बहरीन और कुवैत पे किया। यहां पे एक चीज आप देखिए, बिलो द थ्रेशोल्ड अटैक हो रहा है। कहीं भी अटैक इस तरह का नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी एक चीज तय है कि दोबारा से हॉर्मुज क्लोजर ना हो, तेल के जो दाम थे वो फिर से बढ़े नहीं और इकोनॉमी डिसरप्ट ना हो, और डोमेस्टिक ऑडियंस के भी। और ईरान के पास भी एक बड़ा इंसेंटिव है। पहली बार उसके जितने भी फ्रोजन एसेट थे, जो अजीत जी अभी कह रहे थे, उसके अलावा उसे एक बड़ा लेवरेज हॉर्मुज का भी मिला है कि उसको वो रेगुलेट कर सकता है। तो वैसी स्थिति में आप देखते रहिए कि दोनों तरफ से ये चल रहा है कि एंड जो है तय है, अंत में रावण मरेंगे, सीता वापस आएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी प्लॉट जो है ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन दोबारा से यूएस और ईरान इस बात पे दोनों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जो अभी ये वार्ता या डील जो चल रही है इसको फेलियर की तरफ, ये जो भी चल रहा है रस्साकसी, तो ये चला कि थोड़ा बहुत टेक्निकल मामले में बहुत पेचीदा है, किसे ज्यादा लेवरेज मिले। कोई नहीं चाहेगा कि इजराइल वगैरह को जो अभी एक सेटबैक है कि वो बिल्कुल इससे बाहर हो गया है, वो इससे ना तो कतर खाड़ी देश चाह रहे हैं, ना ईरान चाह रहा है, ना अमेरिका चाह रहा है। ये सारी की सारी कवायद थोड़ा सा लेवरेज लेने के लिए हर टेक्निकल मैटर में है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक की खबर। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच टेंशन की भी और पाकिस्तान के हमलों की भारत ने निंदा की। और ये कोई पहली बार निंदा नहीं करा, इससे पिछली बार भी जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो भारत ने तब भी निंदा की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके पाकिस्तान के हमले को बिना किसी उकसावे के जानबूझकर किया गया हमला बताया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है, साथ ही यह अफगानिस्तान की संप्रभुता पर भी खतरा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने आंतरिक मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान को निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि 28 जून को पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान के 3 इलाकों पर बम बरसाए, जिसमें 36 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से बेकसूरों पर पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा है, इस पर
अफगानिस्तान को भारत का साथ मिल रहा है सचिन जी, और भारत को जहां अफगानिस्तान का साथ मिला, बेचैनी पाकिस्तान की बढ़ती है। निश्चित तौर पे देखिए, ये हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो वहां पे सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी गतिविधि की बात करता है, टीटीपी जी, उसके लोगों को जो पूर्वी अफगानिस्तान है वहां के प्रोविंस में वो उनका बेस है, शेल्टर है, ऐसी बातें करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो भी लोग मरे हैं, क्लियरली फुटेज दिखा रहा है, वो सिविलियन मरे हैं, बच्चे मरे हैं उसमें। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो तरीका है, आपने सबसे बड़ा आतंकवाद का जो अड्डा है वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को बना रखा है, वहां पे आपके आतंकवादी का, तो एक अपने प्रोविंस में आप आतंकवादियों का कैंप बनाएंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके बमबारी करेंगे, सिविलियंस को मारेंगे, ये कहते हुए कि तहरीके तालिबान टीटीपी जो है वो उसको आप संरक्षण दे रहे हैं, तो इसमें कोई तारतम्यता नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये पूरा का पूरा जो आप पैटर्न देखेंगे, चाहे वो पीओके पे हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर में हो, चाहे बलोचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, जितनी भी प्रोविंसेज हैं उस पे आप पाकिस्तानी सेना चाहे एयरफोर्स हो वो दमन कर रही है। तालिबान के साथ जहां तक बात है, भारत तालिबान का कभी समर्थक नहीं रहा, लेकिन एक जो बातें अब आ रही हैं, वहां पे तालिबान एक स्टेक होल्डर है, वो चाह रहा है कि वहां पे स्टेबिलिटी आए। वैसे तौर पे भारत अपने ह्यूमैनिटेरियन और बाकी एड्स को, बाकी रिकंस्ट्रक्शन के मामले में भी, और जो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो संयंत्र है वो सब जारी है। तो उसमें तालिबान, और देखिए हिस्टोरिकली अफगानिस्तान और भारत के संबंध काफी अच्छे रहे, हिस्टोरिकल रेफरेंस है। तो ये जो नई तस्वीर बदली है उसमें तालिबान का भी भारत के साथ जो एक प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग है, ये पाकिस्तान को नहीं पच रहा है कि आपको पैदा हमने किया भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए। आज जब आप स्टेक होल्डर बन रहे हैं, आप भारत के साथ स्टेबिलिटी खोज रहे हैं, वैसी स्थिति में ये सीधी सी बात है, दमनकारी नीति है वहां की ये, और केवल ये अफगानिस्तान या सीमावर्ती इलाकों की नहीं है, ये सारे उन प्रोविंसेस की है जो पंजाबी डोमिनेटेड नहीं है। अब बात एक ऐसी खबर की जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अनौपचारिक मीटिंग हुई है। अब इस पर विदेश मंत्रालय के सचिव का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, दुनिया भर में कई जगहों पर अलग अलग विषयों पर ऐसे दर्जनों कार्यक्रम होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों में कुछ भी नया या खास नहीं है। जहां तक हमारी बात है, ये निजी पार्टियों की ओर से आयोजित प्राइवेट कार्यक्रम है। हमारी नजर में इनमें कुछ भी आधिकारिक नहीं है। भारत सरकार की बात करें तो इन दौरों में कोई आधिकारिक भागीदारी, समर्थन या शामिल होना नहीं है। Sir, a track to India-Pakistan dialogue took place in Colombo. There are reports of other such meetings in different parts of the world as well. What do you have to say about this, sir? Yeah, I've seen the reports. I'm aware of them. And what I would say is that firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So there's nothing new, nothing special about these events. Secondly, as far as we are concerned, these are private events organized by private parties. There's nothing official about them as far as we are concerned. I mean, obviously I cannot speak for the government of Pakistan, but as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support. विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव कह रहे हैं वो जैसा बोल रहे हैं उससे वैसे ही समझ लें या कुछ और भी है? देखिए, डिप्लोमेसी में एक टर्म चलता है प्लाउजिबल डिनाइबिलिटी का। उसमें सरकारें अपने हाथ साफ रखती हैं, वो कोई सैंक्शन नहीं किया जाता इस तरह की वार्ता को। ये बात उन्होंने बताई ही कि इस तरह की वार्ता पूरे देश में अलग अलग मंचों पर चलती रहती है। और ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये इवेंट अरेंज किया था वहाँ से कोलंबो में, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी जो है IISS, ये पूरी दुनिया में इस तरह के का आयोजन करता है। ये ब्रिटेन की एक संस्था है। पहले भी बातचीत हुई है इस तरह की, कई दूसरे स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल रहे हैं। ये कोलंबो की जो वार्ता है उसमें हम लोग ठीक है डिनाई करें, सरकार हो सकता है ऑफिशियली सैंक्शन नहीं हो, लेकिन बातचीत हुई है वहां, जिसमें राम माधव शामिल थे, भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे थे, और रुचि घनश्याम थी जो भारत की एक बड़ी राजनयिक है। पाकिस्तान में भी उन्होंने काम किया है। और पाकिस्तान की तरफ से एक सर्विंग ऑफिसर था, जो अभी सर्विंग ऑफिसर है, डायरेक्टर जनरल लेवल का ऑफिसर है, जो ऑफिसर साउथ एशिया का मामला देखता है, जो
सज्जाद हैदर रजा, हमको जहाँ तक नाम ध्यान आ रहा है, फिर वो शेरी रहमान थी वहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP हैं, फिर एक और इस्फंदियार अली खान पटौदी थे, वो भी वहाँ बड़े अधिकारी रहे हैं, मिलिट्री के ISI में सर्विस कर चुके हैं वो। तो ये लोग बैठे, इन लोगों ने बातचीत की। ये कहा जा रहा है कि ये सिंधु जल संधि का मामला हो या और दूसरे जो बातचीत के मामले हो, ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस हुई हैं। तो ये इनफॉर्मल लेवल पर बातचीत हुई है। ये ट्रैक टू, लेकिन जितने नाम आपने बोले वो सभी बहुत महत्वपूर्ण सारे महत्वपूर्ण नाम हैं और सारे एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए नाम हैं। भाई राम माधव को लेकर, राम माधव तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, उनको अभी एक जिम्मेदारी दी गई है बेंगलुरु में, ग्रेटर बेंगलुरु का चुनाव कराने की। वो महासचिव रहे हैं तो, और वो प्रतिनिधि रहे हैं प्रधानमंत्री के कई मामलों में जो है। तो सब महत्वपूर्ण लोग हैं। इसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाली बात इसलिए जुड़ गई क्योंकि ये बातें बैकग्राउंड में पहले से चल रही थी कि जब से अमेरिका ने पाकिस्तान को तरजीह देना शुरू किया है, उसने जब से अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताना शुरू किया है असीम मुनीर को, और शहबाज शरीफ से ट्रंप की जब से दोस्ती बनी है, तब से ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से भारत के ऊपर एक दबाव आ रहा है कि आप एक पर्दे के पीछे से बातचीत शुरू करिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी को फिर से शुरू करिए, ताकि कुछ समय के बाद ऑफिशियल बातचीत बहाल हो सके भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक रीजनल जो अभी जिसकी बात हो रही थी अफगानिस्तान की, हम लोग भारत ने इसको सबसे ज्यादा इसी बात पर चैलेंज किया कि ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। तो अमेरिका इसी रूप में देख रहा है भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को कि ये इस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल पीस के लिए ये खतरा है। और दूसरी बात, एक बात डिप्लोमेसी में ये बात चल रही है हाइफनेशन की। वापस से अमेरिका भारत पाकिस्तान के हाइफनेशन वाला मामला ले आया है। वो हाइफन लगा करके भारत पाकिस्तान एक सुर में बात कर रहा है। एक सुर में क्यों करेगा भारत पाकिस्तान? वो ये अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है। और वो भारत, वहां के दो लोग भारत में आकर के कह के गए हैं कि हम भारत को अब इतनी बड़ी ताकत नहीं बनने देना चाहते हैं, न इकोनॉमिक ताकत न मिलिट्री पावर की वो हमको चैलेंज कर सके या इस रीजन में एक बड़े ताकत के तौर पर उभर सके। ये अमेरिका के लोग कह के गए हैं। वहां के उप विदेश मंत्री और वहां के एक और सहायक विदेश मंत्री ये बात भारत में आकर के कह के गए। तो ये वो चाह रहा है रीजनल बैलेंस बने, इसके लिए वो चाह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिला। हालांकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है विक्रम मिस्री का, वो उनका कहना यही है कि भारत की तरफ से ऐसा कोई इवेंट कराया नहीं गया और इस तरीके के इवेंट देश भर में और दुनिया भर में अलग अलग देशों के बीच में चलते रहते हैं। उसमें भारत की सरकार का अपना कोई से हो ऐसा जरूरी नहीं। इधर भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ की खबरों का खंडन किया है। दरअसल कुछ दिन पहले अरुणाचल के ना आदिवासी समुदाय ने LFC के पास कथित चीनी घुसपैठ पर चिंता जताई थी। उनका दावा था कि PLA ने पिछले 6 सालों में उनके चारागाह, शिकार और खेती वाले इलाकों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ना वेलफेयर सोसाइटी ज्ञापन भी सौंप चुकी थी। इसमें PLA के कब्जे का आरोप भी है। सेना ने इन खबरों को गलत और आधारहीन बताया। भारतीय सेना ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत और बिना किसी आधार के है। तो घुसपैठ की खबर फेक है। LFC पर आर्मी का स्टेटमेंट आ चुका है। अरुणाचल पर चाइनीज लगातार झूठ फैला रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये कोई पहला मसला भी नहीं है। सज्जन जी, राहुल गांधी तो इसी अरुणाचल की तरफ वाले मसले को न जाने कितनी बार उठा चुके हैं, लेकिन केवल उनके दावे थे, उसके कोई सबूत सामने नहीं थे। नहीं, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जो अनमैन्ड एरियाज हैं वहाँ पे, अरुणाचल का हो, लद्दाख का हो, जहाँ पे जो आउटपोस्ट होती है वो लोग अक्सर गश्ती करते हैं। और गश्ती करने में कई बार तो ये होता है कि आप 10 मीटर बढ़ गए और उधर से 10 मीटर बढ़ गए, फिर कभी होता है पीछे भी आते हैं, वैसी वाली स्थिति होती है। वैसे में एक बड़ा एरिया कैप्चर हो गया है, ये बात आर्मी जब डिनाई कर रही है तो उसको विश्वास करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत कुछ 1 मीटर आगे पीछे ये भारत वाले लोग भी उधर जाते हैं तो उधर चाइना की तरफ से ये बातें आती हैं कि आपके, और उसमें एक वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ये है कि सैनिकों के स्तर पे एक वार्ता होती है, अफसर्स के लेवल पे रिजॉल्व होता है। तो एक बड़े तौर पे ये कोई ऐसी घटना हुई है तो आर्मी का इस तरीके से आना एक क्रेडिबल स्टेटमेंट है। आधारहीन खबरें हैं ये, इसका कोई आधार नहीं है, ये सेना की तरफ से स्पष्ट किया गया है। अब एक ऐसी खबर की बात जिसकी चर्चा तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन कोई खबर निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। बात रीशफल करने की बात मैं कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से होने वाले एक हाई लेवल मीटिंग की खबर है और ये जानकारी आ रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कुछ नए चेहरों की मोदी की टीम में एंट्री हो सकती है, लेकिन अभी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई हलचल नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विदेश दौरे पर जा रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। अब बात मोदी की हाई लेवल मीटिंग की भी आपको बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स दौरे से लौटेंगे तो आज सभी विभागों के सचिवों के साथ एक मीटिंग करेंगे। अब मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा वो मैं आपको दे देती हूं। मीटिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग पर बात होगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा देना है इस पर मंथन होगा।
सभी विभागों के सचिव प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो अभी और इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। अजीत जी, देखिए, कोई लिस्ट तैयार हो गई है या नहीं हुई है? लिस्ट तैयार हो गई है, लिस्ट घूम रही है, लिस्ट बार बार बदली जा रही है, लेकिन उस लिस्ट पर यकीन करने का कोई कारण नहीं। और हम लोगों ने देखा है जो जिस तरह की गोपनीयता बीजेपी बरतती है, वो चाहे कि नहीं पता चले तो कोई नहीं जान पाएगा। और हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, हम लोग इंडिया टीवी के स्टूडियो में ही चर्चा कर रहे थे, और जब तक शपथ शुरू नहीं हुई तब तक पता नहीं चला कि मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन शपथ लेने जा रहे हैं। सामने जो मंच के सामने मौजूद रिपोर्टर्स थे वो भी नहीं बता पा रहे थे कि कौन कौन बैठा हुआ है। तो बीजेपी इस तरह की गोपनीयता बरतती है, इसलिए ये छोड़ दें कि जो लिस्ट बताया जा रहा है उसमें कौन बनेगा नहीं बनेगा। आप प्रोबेबल नाम है, आप 25 नाम बता दीजिए, हो सकता है 5-7 सही हो ही जाएंगे उसमें, इसमें क्या है? ये तो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बैक टू बैक आप समझिए कि 2 मीटिंग्स इस तरह से जल्दी जल्दी ये मीटिंग हो रही है। जब प्रधानमंत्री विदेश से लौटे थे, हम लोगों ने देखा मंत्रिपरिषद की बैठक की थी 21 मई को उन्होंने, उसमें भी तमाम मंत्रियों के साथ सभी मंत्रियों के सचिव भी, विभागों के सचिव भी शामिल थे। और आज फिर सचिवों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग जो है, इस पर चर्चा होती है। हमारी चर्चा होनी है, हमारी दिलचस्पी ईज ऑफ लिविंग में है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है ईज ऑफ लिविंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। डूइंग बिजनेस ठीक है, नागरिक को केंद्र में रख करके नीतियां बनाई जाए। तब ऐसा नहीं होगा कि 22 मंजिल की इमारत की परमिशन दे देंगे आप, और वहां आग बुझाने का संयंत्र आपके पास नहीं होगा। अच्छा, ये ईज ऑफ लिविंग होता है कि आप पहले ये सोचें कि हम 22 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में वहां से इवैक्यूएशन का प्लान है कि नहीं हमारे पास। ये ईज ऑफ लिविंग है। तो अगर प्रधानमंत्री ईज ऑफ लिविंग पर आज बात करने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सचिवों से प्रेजेंटेशन लेना चाहिए कि आपके पास क्या है और रिफॉर्म्स को क्या है लेकर आपके पास। रिफॉर्म्स जो है, देखिए, रिफॉर्म किस किस लेवल पे सोच रहे हैं? बिल्कुल, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है ना, वो बहुत जरूरी है। इस देश में अभी 2 कमिटीज काम कर रही हैं। 2 कमेटीज अभी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई हुई है। एक कमिटी है जो नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए बात करें, वो हाई पावर्ड कमिटी है जो पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा उसको लीड कर रहे हैं। क्या उसमें क्या क्या नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का मतलब है कि आर्थिकी से जुड़े हुए जो दूसरे मामले हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, उसमें जो सोशल जो इसके वाले रिफॉर्म्स होंगे, मतलब नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो आर्थिकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अलग की दूसरी मिनिस्ट्री है, उन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए रिफॉर्म्स। राजीव गौबा उसको लीड कर रहे हैं। उस नॉन फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स की कमेटी है उसको, और वो बिहार कैडर के अधिकारी हैं और कैबिनेट सचिव थे। और संयोग देखिए कि दूसरी कमेटी जो रिफॉर्म्स की है वो भी बिहार कैडर के एक अधिकारी हैं, के पाठक, वो लीड कर रहे हैं। वो कमेटी दूसरे इसके अलावा के और रिफॉर्म्स जो हैं वो उस रिफॉर्म्स पर अपनी रिपोर्ट देगी। तो वो रिफॉर्म्स बना, इसका मतलब प्रधानमंत्री की का कहीं नहीं कमिटमेंट है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करें, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अलग से हों, और दूसरे ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स होने हैं वो रिफॉर्म्स करें। हमारे यहाँ देखिए लेबर रिफॉर्म्स कितने दिनों से अटके थे, उसके लिए 4 उसके लिए सरकार ने जारी किए हैं, जो उसके गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। हम लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर से जुड़े रिफॉर्म्स हमारे यहाँ बहुत सारे होने हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में समस्या है। तो ये तमाम मुद्दों पर अगर भारत सरकार के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करते हैं और उसमें से कुछ सार्थक निकलता है तो ये अच्छी बात होगी। ठीक, दमदार 10 में बात पश्चिम बंगाल की भी करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए 2 संशोधन बिल पास हो गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर बिना सर्वे ओबीसी लिस्ट में शामिल किए गए 113 समुदायों को हटाया गया है। नए सर्वे के बाद 66 समुदायों को लिस्ट में शामिल किया गया है। अब अलग अलग कैटेगरी की जगह केवल ओबीसी कैटेगरी रहेगी। आरक्षण का प्रतिशत भी 17% से घटाकर 7% किया गया है। सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग मिलकर ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय करेंगे। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। मतदान में 186 विधायकों ने बिल के पक्ष में और 17 ने विरोध में वोट किया, जबकि 6 सदस्य मतदान से दूर रहे। अब 113 जातियां आउट हो रही हैं ओबीसी लिस्ट को, और जब आप फिर से दुरुस्त कर रहे हैं तो कौन कौन इस लिस्ट से बाहर हो गया? देखिए, हुआ क्या कि 1993 में मंडल कमीशन के बाद जब वहाँ पे हर सरकारों ने अपने बैकवर्ड कमीशन बनाया तो उसमें 66 जातियों को ओबीसी में डाला गया। जब मुस्लिम्स में भी कुछ जुलाहा, ये मोमिन अंसारी ये होते हैं, हजाम होते हैं जो बार्बर कास्ट, इन लोगों के भी थे। लेकिन 66 जातियाँ थी, उसमें ज़्यादातर जो थे वो थे जो पिछड़े थे। 2012 में जब ममता बनर्जी आती हैं 11 में, 12 में वो फिर से एक नोटिफिकेशन लाके 77 और जातियों को शामिल करती है, और 77 जाति में 75 जाति जो है मुस्लिम्स हैं।
तो लगभग आपने सारे मुसलमानों को पिछड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, 7% से जो 17% हुआ, ये जो 77 नई जातियां थी उनके लिए एक नया ओबीसी कैटेगरी, बैकवर्ड लिस्ट 1 लिस्ट 2, जिन्हें 10% दिया गया। तो एक तरीके से देखिए ये पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए रिलीजियस बेसिस पे बना गया। इसका आधार क्या था? जो कलकत्ता रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे, और वहां पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने रिपोर्ट दिया। जबकि कायदे से क्या होता है कि कमीशन जो है, बैकवर्ड कमीशन, वो इसके लिए सर्वे करवाती है, फिर हियरिंग करती है, उसके बाद क्लेम्स होते हैं, तब जाके कि इन्हें बनाया जाए ना बनाया जाए शामिल करता है। तो एक तो आर्बिट्रेरी था, दूसरा धार्मिक आधार पे था। तो ऑलरेडी इसमें मई 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि 77 जातियां जिसको आपने किया था उसे आप हटाएं। तो सरकार ने क्या किया, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया ममता बनर्जी की। फिर मार्च 2025 में सुप्रीम, इन्हें लगा कि एडवर्स आ जाएगा, इन्होंने वापस कर लिया और इन्होंने एक नया लिस्ट जो है ये 113 जातियों को फिर से, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों को फिर शामिल कर दिया। ठीक है, लेकिन तब तक क्या हुआ कि मई 2025 में, पिछले साल, हाई कोर्ट का आया कि आप जो 1993 जी जो 66 जाति, आप उसी के आधार पे बनाएंगे। और चूंकि अब बीजेपी की सरकार आ गई, इन्होंने वही हाई कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पे फिर से किया है, जिसमें उन 77 जाति को अलग किया जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि देखिए ये सीधा का सीधा एक रिलीजियस बेसिस पे दिया गया तुष्टीकरण की राजनीति को और इन्होंने बीजेपी को स्वाइप आउट सूट कर भी करता है, क्योंकि एक तो ये न्याय सम्मत है, और दूसरा जो बीजेपी कह रही थी कि ममता बनर्जी जो माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही थी उसको हम ध्वस्त करेंगे, उसकी तरफ ये मुहिम है। और फिर से ये 7% आ रहा है। तो इसमें जो 75 जातियां, जो एक तरीके से जब आप बात करें वो खुद को शेख, सैयद, मुगल, पठान, इस तरह की जातियों के तौर पे चिन्हित करेंगी, लेकिन खुद उसको आप पिछड़े में शामिल कर देंगे। आप दरअसल जो वाकई में पिछड़ा है आप उसका हक मार रहे हैं। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति को ही स्वाइप आउट नहीं किया गया, बाकी वाकई में जो ओबीसी है, जिन्हें जरूरत है, उन्हें उनका अधिकार देने का काम हुआ है पश्चिम बंगाल में। खबर राजस्थान से, जयपुर में पैरामेडिकल की डिप्लोमा परीक्षा में गड़बड़ी और नकल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एक परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को सामूहिक नकल करवाने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस को समय रहते जानकारी मिली और पूरे मामले का भांडा फूट गया। पुलिस ने कॉलेज संचालक और उनके भतीजे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो हंगामा और तोड़फोड़ हो रही है उसकी तस्वीर आपके सामने है। महाराष्ट्र में भी लीक, अब राजस्थान में लीक होने की पूरी तैयारी हो गई थी तो उससे पहले भंडा फूट गया, सामूहिक नकल की तैयारी हुई थी। ये क्या परीक्षा का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो दुरुस्त नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। देखिए 2 लेवल पर गड़बड़ी हो रही है। एक तो पेपर लीक एक सेंट्रलाइज मामला है और ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है पेपर लीक। जैसे अभी महाराष्ट्र में जो ये टीचर्स एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है, इसके पेपर लीक का बिहार से कनेक्शन जुड़ रहा है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये पूरा देश इसमें जुड़ा हुआ। और ये राजस्थान का जो मामला है ये लोकलाइज मामला है। तो ये 2 लेवल पर, दोनों लेवल पर आपको इसको कंट्रोल करना होगा। सेंट्रलाइज लेवल पर जो इस तरह के गैंग ऑपरेट करते हैं आप उनको पकड़ें, और लोकल लेवल पर आप देखिए नीट यूजी की परीक्षा को लेकर के इतनी तैयारी हुई थी, सेना को शामिल किया, वायुसेना को शामिल किया। इसके बावजूद बिहार के लखीसराय में पता चला कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो सॉल्वर गैंग है वो मुन्ना भाई लोगों को बैठाए हुए था परीक्षा देने के लिए। जो मुख्य पर जो परीक्षार्थी है उसकी जगह दूसरा आदमी परीक्षा दे रहा है। ये आपने चूंकि बिहार कनेक्शन बता दिया महाराष्ट्र वाला, तो वो खबर दर्शकों को दे देते हैं। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक का बिहार कनेक्शन सामने आया है और मुंबई पुलिस ने पेपर लीक कराने के आरोप में पटना के राजीव शाह और आकाश कुमार के अलावा हरियाणा के धीरज सिंह को भी अरेस्ट किया है। इस केस में बिहार के ही एक शख्स विजेंद्र गुप्ता और सोनीपत के कपिल दहिया की तलाश है। विजेंद्र गुप्ता बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। उसे इस पेपर लीक नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में यह पता चला है कि विजेंद्र गुप्ता नाम इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई नीट यूजी 2024 और ओडिशा एसएससी जेई पेपर लीक में भी आ चुका है। तो कितने शातिराना तरीके से कुछ व्यक्ति पूरे परीक्षा के सिस्टम को कोलैप्स करने में जुटे हुए हैं। बहुत क्विक कमेंट है इसमें सचिन जी। देखिए आप एक चीज देखिए कि पूरा एक अखिल भारतीय स्वरूप है इस गैंग का। अखिल भारतीय स्वरूप। हाँ, आप देखिए हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, तो ये भी दिखाता है कि कितना ये जो पूरा का पूरा जो गैंग है ये क्रिमिनल गैंग की तरह, हम लोग सुनते हैं ना इंटरनेशनल की कनाडा में बैठा हुआ एक गैंग है, वो पंजाब से लेके सिंडिकेट तौर पे। तो इसे अगर आपको खत्म करना तो जैसा है कि एक तो है कि जो सेंट्रलाइज्ड होता है कि जहां पे पेपर क्वेश्चन फॉर्मुलेशन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडओवर, उसको आप दुरुस्त करें, और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो व्यवस्था होती है, जो लखीसराय में पकड़ा गया सॉल्वर गैंग, उसको भी आप करें। चूंकि कारण यह है कि ये चीज इस सरकार ने इनहेरिट किया है,
ये चला आ रहा है और ये आपसे एक स्टेप आगे है, टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज का, कम्युनिकेशन का, चैनल्स का ये कर रहा है। जैसे टेलीग्राम को बैन किया गया, तो ये ऑल इंडिया जो नेटवर्क है जी, इसके लिए लोकल और सेंट्रल दोनों को पर एक कोऑर्डिनेटेड वे में आपको क्रैश करना होगा। कोऑर्डिनेटेड और एग्रेसिव अप्रोच के साथ इसे करना पड़ेगा। आज दमदार 10 को यही विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।